नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर के पास एक थाना पड़ता है, तितानी थाना। तितानी थाना के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है, नौखेड़ा गाँव। नौखेड़ा गाँव में रोजाना की तरह एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन रहता है। मोहन शौच के लिए जंगल में जाता था। जब वह शौच के लिए जंगल में जाता है, उस समय 4 से 5 बज रहे थे, काफी अंधेरा था। अचानक से उसे ठोकर लगती है और एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने के बाद किसी चीज को वह पकड़कर उठने की कोशिश करता है। तभी उसको महसूस होता है कि सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। अपनी जेब से वह माचिस निकालता है, उसको जलाता है और जब उस माचिस की तिल्लियों को, जली हुई तिल्लियों को पास में लेकर जाता है नज़दीक से, तो देखता है कि एक महिला जिसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। वह हैरान रह जाता है, डर जाता है। उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। जैसे तैसे वह हिम्मत जुटाता है, चिल्लाना चीखना शुरू करता है। उसके साथ साथ गांव के और भी लोग रोजाना शौच के लिए उस जंगल में उस समय आते थे। सभी लोग उसकी आवाज सुनकर, चीख सुनकर उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मोहन एक गड्ढे में गिरा हुआ है, वहीं से वह शोर मचा रहा है। कुछ लोग टार्च भी लिए रहते हैं, टार्च चलाते हैं तो देखते हैं कि गड्ढे में एक महिला की लाश पड़ी हुई है और वह बिल्कुल ही नग्न अवस्था में है। उसके मुंह में कपड़े ठूसे हुए हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, शरीर के प्राइवेट पार्ट पर खून लगा हुआ है, खून निकल रहा है। तभी सामने की तरफ झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कोई भागने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग उस आवाज की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि 2 बच्चे भागने की कोशिश कर रहे हैं। दौड़कर उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। तब तक यह बात गांव के अंदर आग की तरफ फैल चुकी थी। सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ भाग कर आ रहे थे। बच्चों को पकड़ने के बाद उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों भाग रहे थे। बच्चे डरे सहमे से सारी बात बताने लगते हैं। उनकी बातों को सुनकर वहाँ सैकड़ों लोग जो इकट्ठा थे गुस्से में आ जाते हैं और उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं। उस भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो उसका बहुत ही खास था। वह दौड़ते हुए एक गांव के एक संपन्न समझदार बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है जिनकी उम्र 65 साल रहती है। उनका नाम मोहर सिंह रहता है। दरअसल वह व्यक्ति मोहर सिंह के पास जाता है और कहता है कि दादा जल्दी चलिए, हमारे बच्चे को गांव की भीड़ मार डालेगी। इस तरह का कांड हुआ है। मोहर सिंह डर जाते हैं और मोहर सिंह समझ जाते हैं कि जो गुस्साई हुई भीड़ है वो मेरे बच्चे को छोड़ेगी नहीं, मेरी सुनेगी नहीं। वह फौरन ही दौड़ते हुए पास के थाने में जाते हैं, जो तितानी थाना रहता है, वहाँ जाते हैं। वहाँ SHO साहब बैठे रहते हैं। SHO साहब से मोहर सिंह कहते हैं कि साहब जल्दी करिए, मेरे पोते को लोग मार डालेंगे, ऐसी ऐसी घटना हो गई है। SHO साहब तुरंत ही अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ उस मौका वारदात पर उस जंगल में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि देखते ही देखते 200 से 300 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं गड्ढे में एक लाश पड़ी हुई है, एक महिला की, जिसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है, बदन पर एक भी कपड़े नहीं है, हाथ पैर बंधा हुआ है। जो महिला की उम्र थी वो लगभग 22 से 23 साल थी। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 2 बच्चे जमीन पर गिरे पड़े हैं। लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। जो भी आता पैरों से, हाथों से मार कर उसको चला जाता। बच्चा अधमरा पड़ा हुआ था। पुलिस फौरन ही उस बच्चे को उठाती है और लेकर पास के CHC हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ डॉक्टर उसे देखने के बाद
कहते हैं कि इसको बचा पाना काफ़ी मुश्किल है। फ़ौरन इसे रेफ़र कर देते हैं एक हायर सेंटर, बड़े हॉस्पिटल में। वहाँ उसे ले जाकर पुलिस एडमिट कराती है और इधर पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। भीड़ इतनी उग्र हो चुकी थी इस वारदात से, इस घटना से इतनी गुस्से में थी कि वह हॉस्पिटल की तरफ ले जा रही थी। पुलिस उन्हें किसी तरह से समझा बुझाकर उस हॉस्पिटल से वहाँ से हटाती है। 2 से 3 दिन हो जाते हैं इस घटना को। पुलिस उस हॉस्पिटल में जो हायर सेंटर रहता है वहाँ पर जाती है तो पता चलता है कि लड़कों को होश आ चुका है, लड़के अब बोलने की हालत में आ चुके हैं। पुलिस उन लड़कों से पूछने की कोशिश करती है तो लड़के पुलिस को कुछ भी बताने से डरते हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पुलिस कहती है कि गांव वालों ने जो तुम्हारे साथ किया है मैं उन्हीं के हवाले कर दूंगा। बाहर गांव वाले खड़े हैं तुम्हारे इंतजार में, बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया है, उस महिला को क्यों मारा है। दोनों ही बच्चे, दरअसल दोनों का नाम, एक का नाम पंकज रहता है और पंकज उसी मोहर सिंह का पोता रहता है जो गांव का वरिष्ठ नागरिक रहता है, संपन्न नागरिक रहता है। और एक व्यक्ति उस पंकज का दोस्त रहता है जिसका नाम हरिओम रहता है, हरिओम उर्फ बिट्टू। दोनों की उम्र महज 17 से 18 साल के बीच में रही होगी। बताता है पुलिस को कि कई सालों पहले मेरी माँ हम सभी को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। हमारे घर पे मेरे पिताजी, जिनका नाम सुरेंद्र रहता है, और मेरे बाबा साथ में रहते हैं। कभी उसके बाबा मोहर सिंह खाना बनाकर खिलाते तो कभी उसके पिताजी रोटियां बनाते हैं। जैसे तैसे जीवन चल रहा था। एक दिन जो मोहर सिंह होते हैं उन्हें बच्चों पर तरस आता है और अपने बेटे सुरेंद्र से कहते हैं कि एक और शादी कर लो। शादी कर लोगे तो ये जो दिक्कतें हैं रोज़ाना की होती हैं, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछे वाली, ये सब दूर हो जाएंगी। बच्चा करीब 18 से 19 साल का है, इसकी भी देखरेख अच्छे से होगी। सुरेंद्र सिंह तैयार हो जाता है और मोहर सिंह एक अच्छी सी शादी देखकर सुरेंद्र से एक अच्छी लड़की से शादी कर देते हैं। अब लड़की बेहद ही खूबसूरत थी, गांव में उसके चर्चे थे। कहाँ सुरेंद्र सिंह 40 के आसपास का, और जो लड़की जिससे शादी होती है सुरेंद्र की, वो महज 22 से 23 साल की खूबसूरत लड़की रहती है। जो पंकज रहता है वह माँ से सिर्फ 3 से 4 साल छोटा रहता है। उसकी सौतेली माँ, जिसका नाम पुष्पा रहता है, पुष्पा से सुरेंद्र की शादी हो जाती है। अब दोनों साथ में रहने लगते हैं। एक दिन जो मोहर सिंह होते हैं उसके बाबा देखते हैं कि पंकज अपनी सौतेली माँ को नाम लेकर बुला रहा था। वह अपनी माँ से कुछ मांग रहा था, पुष्पा मुझे ये चीज़ चाहिए। बाबा को गुस्सा आता है और वह समझाते हैं, कहते हैं वह तुम्हारी माँ है और माँ को माँ कह के बुलाओ, नाम लेकर बुलाना अच्छी बात नहीं है। काफ़ी समझाते हैं लेकिन पंकज कहता है कि वो मेरी माँ जैसी लगे तब तो मैं उसे माँ कहकर बुलाऊं। उसके बाबा उसको समझाते हैं और कहते हैं आज के बाद तुम उसके आसपास और उसके कमरे में भी नहीं जाओगे। एक दिन वह नहा रही होती है, तभी पंकज जाकर उसको देखता है। जब भी वह खाना बनाती तो पंकज जाकर उसको गौर से देखता। वह अपने कमरे में जाती तब भी वह गौर से देखता। जो भी वह काम करती वह छुप छुप कर पुष्पा को देखता रहता, यानी कि अपनी सौतेली माँ को देखता रहता। कई बार वह अपनी माँ को पुष्पा पुष्पा कह के बुलाता, उसके नाम से बुलाता। बाबा उसे समझाते लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। एक दिन नहाकर जब वो अपने कमरे में जा रही होती है तभी जो पंकज होता है वह उसका हाथ पकड़ लेता है और इस बात से वह गुस्सा होकर उसकी सौतेली माँ पुष्पा
भागती हुई बाबा के पास जाती है और बताती है मोहर सिंह को कि पंकज ने आज मेरा हाथ पकड़ लिया। बाबा उसके गुस्सा होते हैं, उसको समझाते हैं। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है और एक दिन अपने दोस्त के पास जाता है, जिसका नाम हरिओम रहता है। हरिओम से बातचीत में वो कहता है कि मुझे मेरी माँ, मैं उसे माँ क्यों कहूँ, वो मुझसे बस थोड़ी सी ही तो बड़ी है, पुष्पा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा उसे देखता रहता हूँ। मुझे मेरा दिल उस पर आ चुका है। मैं उसको हमेशा देखता हूँ, जब भी नहीं देखता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है और मेरे पापा मुझे भगा देते हैं। उसका दोस्त हरिओम उसको सलाह देता है कि जब भी तुम्हारे घर कोई नहीं होगा तो तुम मुझे बताना। तो पंकज कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्या करोगे। हरिओम बता जाता है मार्केट से कुछ नींद की गोलियां खरीद कर लाता है और वह पंकज को देता है। कहता है यह गोलियां जब तुम्हारे घर पर कोई नहीं होगा तो यह दूध में या चाय में पानी में मिलाकर घर में सभी को पिला देना। सभी लोग सो जाएंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जो उसके पिता सुरेंद्र रहते हैं वह शुगर मिल में काम करते थे। कभी कभी वह शुगर मिल या जंगल में किसी काम से बाहर जाया करते थे। एक दिन वह देखता है कि उसके पिताजी यानी कि सुरेंद्र पुष्पा उसकी सौतेली माँ से कहते हैं कि मैं आज बाहर जा रहा हूँ, हो सकता है कि आज घर नहीं लौट आऊँ, कल सुबह या शाम हो जाएगी मुझे आने में। अब पंकज हंसने लगता है, वह खुश हो जाता है, उसको मौका मिल जाता है। शाम होती है तो दूध में वह पूरा पत्ता 10 गोलियों का दूध में मिला देता है। उसकी माँ पंकज को दूध देती है तो पंकज पीने से मना कर देता है। पुष्पा दूध लेकर अपने बाबा के पास जाती है, जो मोहर सिंह होते हैं उनको दूध देती है, खुद भी पीती है और कुछ दूध वहाँ रख देती है। दोनों दूध पीने के बाद सो जाते हैं, गहरी नींद में हो जाते हैं। फिर वह दौड़ते हुए अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि दोनों काफ़ी गहरी नींद में सो गए हैं, मैंने उन्हें हिला करके भी देखा है। दोस्त कहता है कि चलो रात होने दो, अगर तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे तो बिना दूध पिए सोएंगे नहीं। दरअसल उस घर में डेली रोज़ाना लोग दूध पीते थे और सोते थे। तो वह कहता है कि मैं दूध बचा के रखा हूँ पिताजी के लिए, अगर वो भी आएंगे उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, पीकर सो जाएंगे। काफ़ी रात हो जाती है, दोनों मिलकर किसी तरह से पुष्पा को जंगल में लेकर जाते हैं। जंगल में लेकर जाते हैं, उसके साथ दोनों अदला बदली कर संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते बनाते कई घंटे गुजर जाते हैं। तभी वह नींद से जाग जाती है और देखती है, चिल्लाना शुरू करती है। तभी दोनों मिलकर उसका गला दबाते हैं और मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। कपड़ा ठूसने के बाद उसकी साड़ियों से उसके हाथों को पैरों को बांध देते हैं और उसके साथ तब तक संबंध बनाते ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में होड़ लगी हो, जब तक वह मर नहीं गई। तभी अचानक पंकज को लगता है कि अब शरीर से कुछ हलचल नहीं हो रही है, तो अपने दोस्त से कहता है कि लग रहा है कि आप बेहोश हो गई। उसका दोस्त हरिओम देखता है तो कहता है यह मर चुकी है। घर जाते हैं, दोनों फावड़ा लेकर आते हैं, गड्ढा खनते हैं और उस गड्ढे में लाश को डालते हैं। तब तक मोहन शौच के लिए वहाँ पहुँच जाता है। दरअसल अंधेरा रहता है, अभी सुबह होने वाली होती है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन उस गड्ढे में गिरता है तो देखता है कि सामने लाश पड़ी हुई है। वो चीखना चिल्लाना शुरू करता है। गांव वाले आसपास लोग जो शौच कर रहे थे वो आते हैं, देखते हैं, हैरान रहते हैं इस घटना को देखकर। पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है तो पता चलता है, जो रिपोर्ट उसकी आती है पोस्टमार्टम की, तो पता चलता है कि पुष्पा की मौत नींद की गोलियों से नहीं बल्कि प्राइवेट पार्ट से इस तरह से अपराध किया गया था, दुष्कर्म किया गया था कि उससे खून निकलने से हुई है।
यह खबर सुनकर गांव वालों को और भी गुस्सा आ जाता है। गांव वाले अब उन लड़कों को गालियां देते, मारने की कोशिश करते, लेकिन पुलिस उन लड़कों को जेल भेज देती है। जब भी ऐसी कोई भी घटना उस गांव में होती या आसपास होती, जो भी गांव वाले सुनते, तो यह घटना चर्चा का विषय बन जाती है। आज भी वह दोनों जेल में हैं और जो परिवार है, संपन्न परिवार था मोहर सिंह का, वह आज पूरी तरह से कह सकते हैं कि बर्बाद हो चुका है, बर्बादी के रास्ते पर है। उन बच्चों पे शैतान सवार हो गया, यह हैवान। गांव के लोग, आसपास के लोग जो भी इस घटना के बारे में सुनते हैं, शैतान है, हैवान था, उसको मर जाना चाहिए था, उसको मार देना चाहिए था, तरह तरह की बातें करते हैं। दरअसल इस घटना से कुरान को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, सावधान करना था। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है सोहन लाल सेठिया, राजस्थान से हमेशा ये कमेंट करते रहते हैं। काफ़ी सोहन जी, आपका कमेंट पढ़कर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सतीश चंद्रा है, मनीष मिश्रा है, प्रीति लता है, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जो मेरे नए साथी हैं, अगर वह भी कमेंट करना चाहते हैं तो अपना प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। रोजाना 7:30 बजे हमारी वीडियो आती है, जिसमें हम आपका नाम लेते हैं। आपका कमेंट पढ़कर मुझे काफ़ी खुशी होती है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।